नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। अगर आप यूपी पुलिस एसएससी जीडी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास होने वाला है। आज हम भारत के पूरे आर्थिक इतिहास का पोस्टमार्टम करेंगे, यानी 1951 की पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज के नीति आयोग का तक के सफर और जो भी होगा। और तो पेन कापी उठा लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो उसमें इसकी अगर थोड़ी स्क्रिप्ट को समझें, आपके सामने जो स्क्रीन है वो हमारे आज का जो टॉपिक का एक ब्लूप्रिंट है। हम देखेंगे कि कैसे एक आज़ाद लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर भारत के खुद को खड़ा किया, और हम इस पूरे सफ़र को फैक्ट्स और ट्रिक्स के साथ कवर करेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई भी सवाल ना छूटे। चलिए शुरुआत करते हैं। अब ध्यान दीजिए स्लाइड पर। आज़ादी के बाद देश को एक दिशा की ज़रूरत थी। तब 15 मार्च 1950 को, कब की बात है, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? योजना आयोग का गठन हुआ। और इस चीज़ को गठन होने के बाद में याद रखिएगा कि कोई संवैधानिक निकाय नहीं था। इसके पहले अध्यक्ष हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। और लेकिन क्या योजना आयोग अकेले सब कर सकता था? नहीं। इसलिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी बनाई गई। इसका काम था योजनाओं को अंतिम मजबूरी देना, योजनाओं को अंतिम मजबूरी देना, अंतिम मजबूरी देना, मंजूरी देना। एग्जाम में ऐसे योजनाओं का मुनीम भी कहा जाता है। और हाँ, यह पंचवर्षीय योजना का आइडिया हमारे सोवियत संघ से लिया गया है, सोवियत संघ से, यूएसएसआर, जो कि जोसेफ स्टॉलिन से लिया गया था। किससे? जोसेफ स्टालिन से लिया था। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो अब सवाल उठता है कि योजनाएं बनाई क्यों गई। इसके 4 मुख्य पिलर थे। पहला, आर्थिक विकास, यानी हमारी राष्ट्रीय आय बढ़े। दूसरा, आत्मनिर्भरता, बोले तो ताकि हमें खाने और हथियारों के लिए विदेश के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तीसरा, आधुनिकीकरण, यानी खेती और कारखानों में नई तकनीकी आए। और चौथा, हाँ, जो सबसे अहम था, समानता, यानी अमीर और गरीब जो अमीर और गरीब की खाई कम हो। इस चीज को, समानता की बात थी। ये 4 पिलर थे, इस चीज को समझ लेना। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड पर, पहली 3 योजनाएं। पहली योजना थी 1951 से 1956। यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हमारा फोकस था केवल खेती पर। हमारा फोकस किस पे था? खेती, कृषि, सिंचाई पर। इसमें क्या हुआ था कि भाखड़ा नागल और हीराकुंड जैसे डैम इसी दौरान बने। यह योजना सफल रही। अगर दूसरी योजना की बात करते हैं तो इसकी जो समय काल था 1956 से 61 था। और जो मॉडल था कौन सा? इसी महालनोबिस मॉडल। इसमें हमने भारी उद्योगों पर जोर दिया, जैसे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए। अब आते हैं तीसरी योजना पे। ये कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं तीसरी योजना। तीसरी योजना में क्या था? इसके टाइम पीरियड 1961 से 66 था। यह सबसे बड़ी फेलियर साबित हुई। क्यों? क्योंकि 1962 में चीन से युद्ध और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध। फिर फिर भयानक सूखा पड़ गया था इस कारण से। क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति 5.6% थी, प्राप्ति 2.5% रही, तो ये फेलियर ही थी। बाकी में प्राप्ति देखो 4.5 थी, तो इसमें 4.1, तो ये तभी लक्ष्य को तक पहुंची पर इतनी विफल नहीं रही। अब चलते हैं अगली अगली स्लाइड पे। तो तीसरी योजना के फेल होने के बाद देश इस हालात में नहीं था कि 5 साल की योजनाएं बनाए। और यहाँ आपको एक ट्रिक याद रखनी है, 3-2-2। कौन सी? 3-2-2। तो इसमें पहला गैप जो है 3 साल बाद है, मतलब 1966, 1969। इसमें क्या था? प्रथम योजना अवकाश कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? प्रथम योजना अवकाश कहते हैं। प्रथम योजना अवकाश, यहाँ से देखना, प्रथम योजना अवकाश। इसके साथ साथ इसी दौरान अरे देश में हरित क्रांति आई। तो दूसरा गैप क्या कहाँ है? दूसरा गैप, इसको बोलते हैं दूसरा गैप जो था 5वीं योजना के बाद 1978 1980, मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे रोलिंग प्लान नाम दिया था। क्या नाम दिया था? रोलिंग प्लान इसको नाम दिया था। मोरारजी देसाई ने समय समाप्त कर रोलिंग प्लान लागू किया था। अगर तीसरे की बात करें, तीसरे में देखो क्या था। सातवीं योजना के बाद जो सातवीं योजना के बाद 1990-1992 आर्थिक संकट के कारण 2 साल का गैप फिर आया था। तो इस वजह से इसको याद रखना, 3-2-2, मतलब पहले 3 साल का, फिर 2 का, फिर 2 का, इस टाइप से है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो इस स्लाइड को ध्यान से देखना कि चौथी से 7वीं योजना का पूरा सफर दिया गया है। तो चौथी योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसमें जैसे राष्ट्रीयकरण के साथ साथ स्मैलिंग मुद्दा 1974 में
1974 की बात है। इसके बाद में देखो इसरो बना था, इसरो चौथी योजना में। पांचवी योजना की बहुत खास है कि क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और यह इकलौती योजना थी जो 5 साल पूरे होने से पहले सिर्फ 4 साल में ही खत्म कर दी गई। पांचवी योजना। अब चलते हैं छठी योजना के पर। छठी योजना क्या थी? इसमें छठी योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो और ये लिखा ना नाबार्ड की स्थापना 1982 में और गरीबी निवारण पर सीधा प्रयास था। 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था पंचवर्षीय योजना में। सातवीं की बात करते हैं। मॉडल कौन सा था? मिलर मॉडल। नारा था भोजन, काम और उत्पादकता। उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल जो जवाहर रोजगार जो योजना थी 1989 की, नीली क्रांति का संबंध इसी योजना से था। 1991 की ऐतिहासिक एलपीजी उदारीकरण सुधारों के बाद आई 8वीं योजना। यह अत्यंत सफल रही क्योंकि इसमें मानव संसाधन पर फोकस किया गया। 10वीं योजना में लक्ष्य जो रखा गया कि अगले 10 सालों में हर भारतीय की आय दोगुनी करनी है, जो आय को दोगुनी करने के लिए बोला गया। आखिरी दौर की बात करें तो 11वीं और इसके बाद बात करें 11वीं जो योजना का लक्ष्य था तीव्र और अधिक समावेशी विकास। और फिर आई हमारी आखिरी यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। इसमें धारणीय शब्द जोड़ा गया था। इसका टारगेट था 5 करोड़ नए रोजगार बनाना और 90% परिवारों को बैंकों से जोड़ना। चलिए अब आपको रटने से बचाते हैं। पहली 3 योजनाओं को याद करने का क्रम। सूत्र है देखो, कृषि चली उद्योग की ओर, फिर बनी आत्मनिर्भर। यानी पहली खेती, दूसरी उद्योग और तीसरी आत्मनिर्भर। हरित क्रांति तीसरे गैप में आई और गरीबी हटाओ 5वीं में और नीली क्रांति 7वीं में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सीधा एग्जाम में छपेगा, इस चीज को ध्यान रखना। इसके बाद में जो देखो आपके सामने भी है, तो कृषि उद्योग आत्मनिर्भर। ये मॉडल कौन सा था? हेरोल्ड ओमर, फिर पीसी महालनोबिस, गॉडगेल चक्रवर्ती थर्ड थी और 8वीं थी डब्ल्यू मिलर। तो हरित क्रांति तीसरे योजना विकास के दौरान, गरीबी हटाओ 5वीं योजना और जवाहर रोजगार 7वीं योजना और नीली क्रांति 7वीं योजना मत्स्य पालन संबंधित थी। और यहाँ फिर वो दिन आया जब 17 अगस्त 2014 को पुरानी व्यवस्था भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को जन्म हुआ नीति आयोग का। किसका हुआ? नीति आयोग का। नीति आयोग का हुआ। तो इसमें क्या था? 1 जनवरी 2015 को उसका जन्म हुआ, नीति आयोग का जन्म हुआ। योजना आयोग टॉप डाउन था, ऊपर से आदेश आता था, लेकिन नीति आयोग बॉटम अप है, जो गांवों से योजना शुरू होती है। इसमें गवर्निंग काउंसिल और जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, जिसमें राज्यों की ताकत बढ़ी। तो 65 वर्षों की, जैसे आपको थोड़ा स्लाइड में और दिखाते हैं कुछ इसके साथ साथ, अभी रुको। तो इसमें क्या था? योजनाओं का जो वित्त पोषण था, सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर और निजी सेक्टर में अलग अलग इनको बांटा था। तो सार्वजनिक के में क्या था कि घरेलू जो बजटरी स्रोत था, जैसे कर, सार्वजनिक उपकरणों का क्रम, जीवन देखिए उपक्रम का क्रम और घाटे की वित्त व्यवस्था, नई मुद्रा छापना, बाजार उधारी, घरेलू बॉन्ड थे और जैसे ऋण था, ऐसी चीजें थी इसमें। निजी प्राइवेट सेक्टर में क्या था? व्यक्तिगत और कॉरपोरेट बचत, इंडिविजुअल कंपनीज और शेयर डिवेंचर, बाजार से धन जुटाना। विदेशी फंड बोले एफडीआई, विदेशी सहयोग था। ऐसी चीजें थी पंचवर्षीय योजनाओं के संसाधन में। इसमें देखो क्या था? 65 वर्षों का बृहद रिपोर्ट कार्ड है ये। उपलब्धियां और विफलताएं। तो उपलब्धियां हमारे पास क्या क्या रही थी? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अभूतपूर्व वृद्धि, ये भी देखो सफल रही थी। कृषि में प्रगति और हरित क्रांति से खाद्य आत्मनिर्भरता, ये भी हुई। बुनियादी ढांचे और भारी उद्योगों का विकास, ये भी हुआ था। विज्ञान तकनीकी स्पेस जैसे इसरो और विशाल शिक्षा प्रणाली का निर्माण, ये देखो विफलताएं थी। गरीबी को पूरी तरह खत्म करने में विफलता, सभी सक्षम व्यक्तियों को रोजगार देने में असफलता, आय और संपत्ति की भारी असमानता, काले धन के विकास को रोकने में नाकामी, भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू न कर पाना। तो वैचारिक बदलाव योजना आयोग से नीति आयोग। तो इसमें क्या हुआ था? योजना आयोग जो 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया और जिसमें समस्या क्या थी? केंद्रीकृत, जैसे वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, जैसे राज्यों की जो सीमित भूमिका, उसको बदला गया था। नीति आयोग का उदय हुआ यहीं से। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका उद्देश्य था देखो बॉटम अप अप्रोच, सहकारी संघवाद और राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना।
अब देखो नीति आयोग की संरचना को समझो। देखो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर, कोई भी होगा तो प्राइम मिनिस्टर ही इसके अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त प्रथम अरविंद जो पनगड़िया साहब थे, वे प्रथम थे जो उपाध्यक्ष। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ होते हैं, तो भारत सरकार के सचिव इस तरह का जो अधिकारी पीएम द्वारा नियुक्त होता है। इसके बाद में अगर फिर से इसको बांटें तो गवर्निंग काउंसिल, पूर्ण जो कालिक जैसे जो असंकालिक सदस्य होता है, इसके बाद पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित होते हैं। इसमें गवर्निंग में क्या था, इसमें देखो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल यही योजना आयोग से अलग बनाता है। और पूर्वकालिक और असंकाल जो कालिक सदस्य थे, इसमें क्या था, अधिकतम 2 असंकालिक जो सदस्य थे, अंशकालिक जो सदस्य थे, जैसे अग्रणी विश्वविद्यालयों जैसे शोध स्थानों से थे। और पदेन सदस्य की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य और विशेषज्ञ थे। देखो एक तुलनात्मक अध्ययन करके देखो, योजना आयोग, नीति आयोग, क्या क्या इनमें डिफरेंस था। तो योजना आयोग फंड और आवंटित करने की शक्ति वाला निकाय था, और नीति आयोग की बात करें तो यह जो विशुद्ध सलाहकार थिंक टैंक, जैसे फंड आवंटन का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है। और टॉप डाउन नीतियां केंद्र बनाता था और राज्यों पर लागू होती थी। बॉटम अप ग्राम स्तर से योजनाएं शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक जाती हैं। और इसमें क्या था, देखो सीमित राज्य केवल एनडीसी की बैठकों में शामिल होते थे। इसमें क्या था, राज्यों की भूमिका की थी। इसमें जो अत्यधिक महत्वपूर्ण गवर्निंग काउंसिल में राज्य बराबर के भागीदार थे, और कोई अंशकालिक सदस्य नहीं। सदस्यता की अगर इसमें बात की तो आवश्यकता अनुसार अंशकालिक सदस्य शामिल करने का प्रावधान नीति आयोग में। तो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं हम लोग। तो इसका जो निष्कर्ष है, जैसे तो दोस्तों भारत के जो एक समाजवादी और कड़क मॉडल से शुरू करके आज एक थिंक टैंक मॉडल अपना लिया। सबका साथ सबका विकास, यही नए भारत का एक ब्लूप्रिंट है। मुझे उम्मीद है कि पंचवर्षीय योजनाओं का यह पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप गया होगा। अब हम लोग इसके बाद में 20-25 क्वेश्चन करने वाले हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, और वो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन। देखो इसमें क्या था, देखो एक नज़र में थोड़ा भी देख भी लो। समाजवादी से जो रणनीति, भारत ने एक कठोर केंद्रीकृत समाजवादी योजना से यात्रा शुरू की और आज एक विकेंद्रीकृत रणनीतिक थिंक टैंक मॉडल को अपना लिया। कार्यान्वयन संकट, पुरानी योजनाओं को सैद्धांतिक आधार मजबूत था, लेकिन विफलता हमेशा सिद्धांत और जो व्यवहार के बीच में खाई के कारण हुई। और भविष्य का जो मार्ग देखो, इसकी बात करें तो वो नीति आयोग सहकारी संघवाद और सबका साथ सबका विकास का विजन, और 21वीं सदी के भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने का एक नया ब्लूप्रिंट है। इस चीज समझो। अब हम चलते हैं देखो आगे। अब हम इसमें करने वाले हैं 25 क्वेश्चन, जो आपकी पिछली जो चीजें थी उस पर आधारित है कंप्लीट, और वो भी एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो हम लोग चलते हैं अब पहले क्वेश्चन पे। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, योजना आयोग और नीति आयोग की दृष्टिकोण में मूल वैचारिक अंतर क्या है। तो थोड़ा भी हम लिखेंगे नहीं, तुम्हें इस चीज को समझना होगा, हम बोलेंगे बराबर। तो योजना आयोग जो टॉप डाउन जो मॉडल था, जो दृष्टिकोण पर काम करता था, जिसका अर्थ है कि नीतियां और केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती थी और राज्यों पर लागू कर दी जाती थी। इसके ठीक विपरीत है नीति आयोग, जो बॉटम अप है। बॉटम से अप मतलब दृष्टिकोण अपनाता है, जहां योजनाएं ग्राम स्तर से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक जाती हैं, और इसमें राज्यों की जो सक्रिय भागीदारी होती है। ये होता है नीति आयोग और योजना आयोग। योजना आयोग था टॉप डाउन, मतलब उच्च स्तर से शुरू होती थी, और जो इसके बाद करें नीति आयोग, बॉटम अप। बॉटम मीन्स होता है नीचे, और अप मीन्स जो ऊपर, तो मतलब जीरो से होकर, मतलब ग्रामीण स्तर से योजना शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक जाती हैं। ये इसमें मुख्य अंतर है। अब अगर हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात, देखो इसमें क्या है। पहला जो इसमें देखो क्वेश्चन कथन एक कह रहा है, तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे सफल योजना माना जाता है। कारण, इस अवधि के दौरान भारत को 2 युद्धों जैसे चीन और पाकिस्तान और भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। कथन और कारण के आधार पर सही विश्लेषण करें। ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जैसे यूपीएससी हो गया, आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, क्योंकि सभी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते भी हैं, क्योंकि उसमें पूछा जाता है कि इसके बारे में समझाओ, या उसके आधार पर उसके नीचे के ऑप्शंस को देखकर व्याख्या करो, इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही हैं, और जो कारण कथन की ही सही व्याख्या करता है। तीसरी योजना 1961 से 1966 सबसे असफल रही थी, क्योंकि इस योजना के दौरान भारत को 3 सबसे बड़े झटके लगे थे। 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध, पाकिस्तान युद्ध, और 1965 का भयंकर सूखा। इन कारणों से संसाधनों का
जो एक रुख था विकास से हटकर रक्षा और राहत कार्यों की ओर मुड़ गया था। इस वजह से ये दोनों कथन हमारे सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 1978 1980 के बीच लागू किए गए रोलिंग प्लान मतलब अनवरत योजना का मुख्य जो राजनीतिक कारण क्या था और इसे किस सरकार द्वारा लाया गया था। अगर इस चीज को ध्यान से समझना तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण मोरारजी देसाई ने नेतृत्व वाली जो तत्कालीन जनता सरकार ने पंचवर्षीय योजना को उसके निर्धारित समय से एक साल पहले ही समाप्त कर दिया था। मतलब कब की बात थी, 1978 में ही समाप्त कर दिया था। इसके स्थान पर 1978 से और 1980 के बीच रोलिंग प्लान लागू किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखो क्वेश्चन कह रहा है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 में जो जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य 8% रखा गया था, इसमें कृषि और विनिर्माण के लिए क्रमशः कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित था। अगर इसकी बात करें तो इसकी जो डिटेल समझें तो 12वीं जो योजना में कुल जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य था 8% रखा गया था। इसके अंतर्गत कृषि एग्रीकल्चर जैसे और क्षेत्रों के लिए 4% और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र के लिए 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। तो उसको कितना कितना रखा गया था, 10%। 10% रखा गया था किसके लिए, विनिर्माण मतलब बोले तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वही इसने चीज पूछी है तो उसके लिए तो वो 8 तो उसने खुद लिखा है, दूसरा पूछा था। और जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया 10%। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है योजना अवकाश को याद रखने के लिए 3-2-2 के सूत्र में 1990-1992 का द्वितीय योजना अवकाश किन आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम था। अगर 5वें क्वेश्चन की बात करें तो 7वीं योजना के बाद 1990 से 1992 तक 2 वर्षों का योजना अवकाश रहा। इसके मुख्य कारण थे भारी आर्थिक संकट, इसके और दूसरे देश पर बढ़ता हुआ कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता। इस दौरान दो वार्षिक योजनाएं बनाई गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 प्रमुख जो स्टील प्लांट कौन कौन से थे, इस बारे में बात कर रहा था, उसमें लिखा भी है। देखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी के दौरान भारी उद्योगों की प्राथमिकता के लिए किन 3 प्रमुख स्थानों पर स्टील प्लांट स्थापित किए गए। तो इसका देखो समझें हम कि द्वितीय जो योजना थी 1956 से 1961 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योग कौन कौन से थे, देखो भिलाई था पहला, तो उसमें लिख देते हैं भिलाई था। इसके बाद था दुर्गापुर, इसके बाद था राउरकेला। बड़े जो 3 जो प्लांट स्थापित किए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है नीति आयोग की संरचना में राज्यों की भूमिका का क्या बदलाव है। इसमें देखो यही क्वेश्चन का सारांश है। तो नीति आयोग की संरचना में वो कौन सा सबसे बड़ा बदलाव है जिसने राज्यों की भूमिका को योजना आयोग के मुकाबले पूरी तरह बदल दिया। तो सबसे बड़ा बदलाव था गवर्निंग काउंसिल का गठन। और योजना आयोग में राज्यों की भूमिका केवल एनडीसी की बैठकों तक सीमित थी, लेकिन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल बराबर के भागीदार होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्यों में समानता का विशिष्ट बोले इक्विटी का विशिष्ट अर्थ किस प्रकार की असमानताओं से दूर करने से जुड़ा था। समानता का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं था बल्कि धन के संकेंद्रण को रोकना और क्षेत्रीय तथा सामाजिक असमानताओं को दूर करना था। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है निम्नलिखित में से मॉडलों को उनके सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। आगत निर्गत इनपुट आउटपुट मॉडल जैसे हेरोल्ड डोमर मॉडल और डब्ल्यू मिलर मॉडल और एस चक्रवर्ती मॉडल। देखो पहला जो बात करें हेरोल्ड डोमर मॉडल, ये कौन सी योजना में था, प्रथम योजना 1951 से 1956। पहले की अगर बात करें हेरोल्ड डोमर की तो ये कौन सा था, प्रथम और कब का, 1951 से 56। दूसरे की बात करें एस चक्रवर्ती और गॉडगिल मॉडल, ये थी तृतीय, कौन सी थी, थर्ड। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन 1961 से 66। इसकी बात करें आगत निर्गत मतलब बोले तो इनपुट आउटपुट मॉडल, छठी योजना थी, कौन सी थी, छठी थी। इसका जो टाइम पीरियड था 1980 से 85। और तीसरा की बात करें डब्ल्यू मिलर मॉडल, ये था किसमें, 8वीं में। इसका टाइम ड्यूरेशन बात करें 1992 से 97। इस चीज को याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसरो की स्थापना और स्माइलिंग बुद्धा जैसी ऐतिहासिक घटनाएं किस पंचवर्षीय योजना पर और किस मॉडल के दौरान हुई थीं? ये तीनों ऐतिहासिक घटनाएं चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच हुई थी। इसमें हुई थी चौथी योजना में। इसका जो टाइम ड्यूरेशन था 1969 से 74 दौरान हुई। ये योजना अशोक, रुद्र और गॉडगिल मॉडल के स्थिरता के विकास पर आधारित थी। गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और इस योजना के कार्यान्वयन से जुड़ी सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? अगर इसकी बात करें, यह प्रसिद्ध जो नारा था किसमें दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। उसका अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये थी कौन सी? पांचवी। समय कितना था? 1974 से 1978 में दिया गया था। और इस योजना की सबसे अनूठी विशेषता यह थी कि एकमात्र योजना थी जो अपने समय से 1 वर्ष पूर्व, मतलब बोले तो केवल 4 साल में समाप्त कर दी गई थी। कितने साल में? 4 साल में समाप्त कर दी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 की जो अत्यधिक सफलता 6.8% प्राप्ति के पीछे तत्कालीन और आर्थिक परिवेश का सबसे बड़ा कारण क्या था? अगर इसकी बात करें, यह योजना 6.8% की प्राप्ति के बाद अत्यंत सफल रही। इसका मुख्य कारण था इसका परिवेश। यह 1991 के एलपीजी, जैसे बोले तो उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी, तो आर्थिक सुधारों के बाद लागू की गई थी, जो पहली योजना थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जो वैचारिक और प्रेरणा स्रोत किस देश से और किस व्यक्ति द्वारा 1928 में शुरू की गई एक अवधारणा से लिया गया था? अगर इसकी बात करते हैं तो भारत ने यह अवधारणा सोवियत संघ से, अभी आगे से सारी चीजें बताते हुए आ रहे, कहाँ से? यूएसएसआर, सोवियत संघ से ली थी। और जहां ऐसे 1928 में जोसेफ स्टालिन द्वारा पहली बार शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1928 में पहली बार शुरू किया गया था, 1928 में जोसेफ स्टालिन द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन और जो बैंकिंग क्षेत्र के जो विस्तार के लिए क्या विशिष्ट परिणात्मक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? इसकी बात करते हैं तो 12वीं योजना में रोजगार के तहत गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन, बोले तो 5 करोड़ नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य था। वहीं बैंकिंग क्षेत्र में 90% और भारतीय परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो इसमें क्या है, 7वीं जो पंचवर्षीय योजना जो मिलर मॉडल पर आधारित थी का मुख्य नारा क्या था और इसके तहत कौन सी जो प्रमुख रोजगार योजना शुरू की गई थी? अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मिलर मॉडल आधारित कौन सी योजना थी? 7वीं थी, जिसमें लिखा भी क्वेश्चन में। 7वीं योजना का मुख्य नारा क्या था? भोजन, काम और उत्पादकता। क्या था? भोजन, काम, उत्पादकता। और इसी योजना के तहत 1989 में प्रसिद्ध जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ और योजना निर्माण प्रक्रिया में इसे योजनाओं का मुनीम क्यों कहा जाता था? तो इस चीज को थोड़ा डिटेल से समझना। तो एनडीसी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसे योजनाओं का मुनीम इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य योजना और आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम स्वीकृति और मंजूरी देना था। इस वजह से इसको बोला गया था मुनीम, योजनाओं का मुनीम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के वित्तपोषण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के स्रोतों में घाटे की वित्त व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? अगर इसकी बात करते हैं तो इसको थोड़ा समझो। इसमें क्या था, जब सरकार जो खर्च अपनी आय से अधिक हो जाता है तो उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार आरबीआई के माध्यम से नई मुद्रा छापती है और इसे ही घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तपोषण का एक स्रोत था। तो अगले क्वेश्चन को देखो, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में प्रति व्यक्ति आय को लेकर अगले 10 वर्षों के लिए क्या महत्वाकांक्षा लक्ष्य रखा गया था? अगर इस क्वेश्चन को समझो तो देखो इसमें 10वीं योजना थी 2002 से 2007 का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना था।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा था वो छठी जो पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए 1982 में किस प्रमुख संस्थान की स्थापना की गई थी। तो इसको अगर देखो, कृषि और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए आया था नाबार्ड। तो नाबार्ड की बात करें तो कब की, कौन सा आया था, NABARD संस्थान की स्थापना की गई थी नाबार्ड, कब, 1982 में। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। योजना आयोग में फंड आवंटन का अधिकार उसी के पास था, और लेकिन नीति आयोग के एक थिंक टैंक बनने के बाद फंड आवंटन का प्रावधान किसके पास चला गया है। तो इसमें क्या था, नीति आयोग एक विशुद्ध और सलाहकार थिंक टैंक है। इसके गठन के बाद राज्यों को फंड आवंटित करने का अधिकार नीति आयोग के पास ना रहकर सीधे आवंटित करने का अधिकार नीति आयोग के पास वित्त मंत्रालय को सीधा ट्रांसफर कर दिया गया था। किसके पास चला गया था, वित्त आयोग के पास, फाइनेंस मिनिस्टर के पास। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग के सहकारी संघवाद के विजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सहकारी संघवाद, अगर इसकी बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है, और केंद्रीय और राज्य मिलकर एक टीम की तरह काम करें, और योजनाएं ग्रास रूट या बॉटम अप अप्रोच, बोले तो बॉटम अप अप्रोच लेकर लेवल से, मतलब बॉटम अप अप्रोच लेवल से बनाकर आए, और यही सहकारी संघवाद का मूल मंत्र है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, देखो प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले 3.6% की लक्ष्य प्राप्ति हुई। कृषि और सिंचाई पर केंद्रित इस योजना में इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रमुख योगदान रहा। इस क्वेश्चन की व्याख्या की बात करें, इसमें देखो सही व्याख्या इसकी समझे तो इस योजना में क्या था, यह योजना कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी, और जिसके तहत भाखड़ा नागल और हीराकुंड जैसी विशाल बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो थी शुरू की गई थी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य थीम में समावेशी विकास का जिक्र है। 12वीं योजना में इसके साथ कौन सा नया शब्द जोड़ा गया था, तो इसको समझो। 11वीं जो योजना थी तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी, लेकिन 12वीं योजना में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया था, धारीकरण। थोड़ा धाड़ी शब्द जोड़ा गया था, धाड़ी है। तो पूरी थीम बनी तीव्र अधिक समावेशी और धाड़ी विकास। पूरी जो थीम बनती है क्या बनती है, तीव्र अधिक समावेशी और धाड़ी विकास। इस क्वेश्चन की बात करें तो 65 वर्षों के योजना आयोग के इतिहास के बृहद रिपोर्ट कार्ड में आय, रोजगार और संपत्ति के संदर्भ में सबसे बड़ी विफलताएं क्या रही। सबसे बड़ी की अगर बात करें तो सबसे बड़ी विफलताएं क्या रही। तो इस योजनाओं के बजट जो बावजूद जो भारत गरीबी को पूरी तरह खत्म करने और सक्षम व्यक्तियों को रोजगार देने और आय संपत्ति की भारी असमानता को दूर करने में विफल रहा। अब ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। तो उसमें देखो क्या है, भारत की जो विकास यात्रा में समाजवादी से जो रणनीतिक और वैचारिक बदलाव का मुख्य अर्थ क्या है, यह नीति आयोग के रूप में कैसे परिलक्षित होता है। अगर इसकी बात करें तो इसका अर्थ है कि भारत ने एक कठोर और केंद्रीकृत वन साइज फिट्स ऑल योजना प्रणाली योजना आयोग के जो पीछे छोड़ दिया, इसको पीछे योजना आयोग को पीछे छोड़ दिया। अब हमने एक विकेंद्रीकृत और रणनीतिक थिंक टैंक मॉडल बोले तो नीति आयोग को अपना लिया, जो 21वीं सदी की जरूरत से हिसाब से काम करता है। तो ये हो गई हमारी आज की कंप्लीट क्लास। तो ऐसे ही जुड़े रहें। अब मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ अपने। और हाँ, आप सब लोग ये भी बताना कि इस क्वेश्चन का लेवल समझने का तरीका क्या रहा। 25 में से आपने क्वेश्चन को कितने तक सही किए हैं, इस चीज़ को जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, भारत ने एक समाजवादी कड़क मॉडल से शुरू होकर करके और एक थिंक टैंक मॉडल को अपना लिया। सबका साथ सबका विकास, यही नए भारत का एक ब्लूप्रिंट है। मुझे उम्मीद है कि पंचवर्षीय योजनाओं को यह पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।